10 चौंकाने वाली तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर दिल्ली से है, दिल्ली के आदर्श नगर से, जहां बीच सड़क पर एक भीषण हादसा हो गया। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक कार बेकाबू हो गई और लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इस टक्कर की चपेट में करीब आधा दर्जन लोग आ गए और सड़क पर गिर गए। इसी दौरान एक 7 साल का छोटा बच्चा कार के नीचे आ गया। आसपास के लोग जब तक मौके पर जमा हो गए थे, कार को उठाकर उसके नीचे आए बच्चे को बाहर निकाला गया। यह कार 17 साल का नाबालिग लड़का चला रहा था। हादसे में बच्चे और एक बुजुर्ग को गंभीर चोट आई। और दूसरी तस्वीर भी भीषण सड़क हादसे की है। चौराहे पर एक एसयूवी ने राइट टर्न लिया, लेकिन दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार कार तब तक वहां पहुंच गई और इस कार पर जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। बाद में पता लगा कि ट्रैफिक लाइट की खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। और अब तीसरी तस्वीर देखिए, एक दिलेर की जाबाजी इस तस्वीर में। इस शख्स ने स्टंट दिखाने के लिए पहाड़ की ऊंचाइयों को चुना। जब इसने करतबबाजी दिखाई तो आसपास खड़े लोगों ने सांसें रोक ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और देखिए, चौथी तस्वीर ताइवान से सामने आई है, जहां ट्रैक पर खड़े होकर ट्रेन की सेल्फी लेना इस लड़की को भारी पड़ा। यह तस्वीर ताइवान के अल्शन नेशनल पार्क की है। एक टूरिस्ट हेरिटेज ट्रेन की सेल्फी लेने लगी, लेकिन इस दौरान वो ट्रैक के बिल्कुल पास आ गई। ट्रेन के ड्राइवर ने उसे चेतावनी भी दी, लेकिन सेल्फी खींचने में व्यस्त इस लड़की को मानो कुछ होश ही ना था। तभी अचानक ट्रेन से लड़की को टक्कर लगी और वो गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि लड़की ट्रैक पर नहीं आई। अगर ट्रैक पर आती तो अनहोनी हो सकती थी। और पांचवी तस्वीर एक स्विमिंग पूल की, जहां एक अजीबोगरीब हादसा हो गया। पूल के डाइविंग बोर्ड से कूदते समय एक शख्स का पांव उसमें फंस गया और वो उसमें उल्टा लटक गया। वहां मौजूद लोग बीच बचाव में आगे आए और इस शख्स की मदद की गई। और छठी तस्वीर चीन के शांक्सी प्रांत से सामने आई है, जहां फायरवर्क का एक शानदार कार्यक्रम हुआ। नेशनल डे पर आतिशबाजी के इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों लोग यहां जमा थे। इस आतिशबाजी को देखकर लोग हैरान रह गए। 360 डिग्री कैमरों से ली गई तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर अपलोड हुई तो वायरल हो गई। और अब आपके सामने सातवीं तस्वीर, रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे की। इस चौराहे पर एक बस यू टर्न ले रही थी, तभी पीछे से एक ट्रक आया और बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पलट गई और अंदर बैठे पैसेंजर्स के बीच चीख पुकार मच गई। ये देखिए। और अब आठवीं तस्वीर चीन से सामने आई है, जहां एक बांध के निर्माण के दौरान अजीबोगरीब नजारा दिखा। कई ट्रक एक साथ हवा में उड़ते नजर आए। दरअसल इस कंस्ट्रक्शन साइट में बड़े बड़े ट्रक सीमेंट मिक्सर को पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन्स का सहारा लिया गया। क्रेन से जिस वक्त ट्रक को कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा जा रहा था, तब ऐसा लग रहा था मानो ट्रक हवा में उड़ रहे हो। और नौवीं तस्वीर नॉर्थ पोल से सामने आई, जहां ब्रिटिश नेवी की एक सबमरीन बर्फ की मोटी चादर को तोड़कर सतह पर आई। इस सबमरीन का नाम है HMS ट्रेंचेंट। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यह पनडुब्बी नॉर्थ पोल के दौरे पर थी।
नॉर्थ पोल के समंदर में इन दिनों बर्फ ही बर्फ है। ऐसे में पनडुब्बी को बर्फ की मोटी चादर को काटकर सतह पर आना पड़ा। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। और 10वीं तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया से, जहां 20 इंच तक बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से दर्जनों कारों ने बर्फ में मानो समाधि ले ली। कारें बर्फ से ढक गईं। कुछ कारें जो सड़कों पर थीं वो भारी फिसलन की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पाई। रूसी परमाणु सुरक्षा बल के चीफ इगोर किरिलोव की मौत हो गई है। इगोर किरिलोव के अपार्टमेंट के बाहर ही उनकी हत्या कर दी गई। इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाया गया बम अचानक फट गया। रेडियोलॉजिकल केमिकल सुरक्षा बल के भी प्रमुख थे इगोर, और इनकी जान ले ली गई है, वो भी सरेआम। बायोलॉजिकल डिफेंस ट्रूप्स के भी चीफ थे इगोर, और इनकी हत्या की गई है। एक बम विस्फोट में इन्हें उड़ा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी परमाणु सुरक्षा बल के चीफ इगोर की मौत के बाद हंगामा बरपा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इन्हें मौत के घाट उतारा गया है। ये अपने आप में चौंकाता है, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को में सरेआम सबके सामने ये हत्याकांड अंजाम दिया गया। ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 54 साल के लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव पुतिन के सबसे खास कमांडर थे, इसीलिए पुतिन ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। रूस की परमाणु सुरक्षा बल के वो चीफ थे, प्रमुख थे। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल केमिकल बायोलॉजिकल डिफेंस ट्रूप्स के भी वो प्रमुख थे। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:30 बजे इगोर अपने अपार्टमेंट के बाहर निकलते हैं। तभी पास में ही मौजूद एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में धमाका होता है और इगोर इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच की जा रही, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ, कैसे हुई रूसी जनरल की हत्या। आइए इसकी कुछ और डिटेल्स आपके साथ साझा करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव अपने सहायक के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे और उसी दौरान ये सब कुछ हुआ है। किरिलोव की जो सरकारी कार थी वो उन्हें लेने के लिए वहां पर पहुंची थी। अपार्टमेंट के बाहर ये कार खड़ी हुई थी। तभी अचानक इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाया गया विस्फोटक फट जाता है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर उनकी कार से बिल्कुल सटाकर पार्क किया गया था। विस्फोटक को रिमोट के जरिए उड़ाने की आशंका है। जी हां, अभी तक की तफ्तीश, जो शुरुआती तफ्तीश हुई है, उसमें यह बताया जा रहा है स्कूटर में 200 ग्राम टीएनटी रखे होने की खबर है और इस स्कूटर के जरिए इस धमाके को अंजाम दिया गया है। बड़ा सवाल देखिए यही है, पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या इस हत्या के पीछे यूक्रेन का हाथ है। ये अपने आप में वो अहम सवाल है जिसकी पड़ताल भी जाहिर तौर पर मॉस्को में शुरू हो चुकी है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष, पहला सवाल तो ये, किसने किया, कैसे किया, उससे पहले ये कि रूस की राजधानी मॉस्को में, वो भी तब जब रूस और यूक्रेन के बीच इतने सालों से भीषण जंग चल रही हो, ये मुमकिन कैसे हुआ? इतना इंपॉर्टेंट ऑफिसर व्लादिमीर पुतिन का खासम खास, और उसे इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है सरेआम सबके सामने। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस के लिए ये एक बड़ा लॉस है। जनरल किरिल वॉर हीरो भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पैटर्न देखें तो अमूमन यूक्रेन की तरफ से जो पैटर्न दिखाई देता था कि कार में बम लगाते थे जिसको मारना होता था और उसकी कार में विस्फोट होता है और वो मारे जाते हैं। ऐसे कई सारे लोगों को हमने देखा कि प्रोफेसर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन मारी गई थी, या खेरसोन के डिप्टी गवर्नर मारे गए थे, और बहुत से ऐसे हाई प्रोफाइल लोग हैं जिसको मारे गए थे। लेकिन ये अपने आप में बेहद अलग है कि जनरल साहब जब अपने घर से निकलते हैं और अपनी कार में बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं
ठीक उस समय वहीं पर रखा हुआ स्कूटर में ब्लास्ट होता है और वो मारे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनका रोल अगर आप देखें 3 साल के दरमियान, मुझे याद है कि मार्च 2022 में जब इन्होंने सबसे पहली बार ये सनसनीखेज खुलासा किया था कि यूक्रेन में बायो लैब्स मौजूद हैं और अमेरिकी फंडेड ये लैब्स हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में सनसनी मच गई थी और बाद में अमेरिका की सरकार और पेंटागन ने एडमिट किया था कि हाँ हमारे बायो लैब्स वहाँ पर चल रहे हैं। दूसरी बात फिर उन्होंने कही थी कि कोरोना जो आया था, कोरोना वायरस के पीछे असली किरदार कौन कौन लोग हैं उसके बारे में वो लगातार रहस्योद्घाटन करते आए थे। और वैसी स्थिति में ये लगता है, जिसके बारे में रूस की सरकार कह भी रही है, कि ये पश्चिमी देशों की एजेंसियों का किया हुआ ऑपरेशन है। और आपने सही कहा, मॉस्को में भी अगर CIA और ब्रिटिश एजेंसियां ऐसा कर सकती है तो आप समझ सकते हैं उनका कितना डीप पेनिट्रेशन है। बिल्कुल सही बात है, और ये बात अपने आप में कहीं ना कहीं चौंकाती है कि ये मुमकिन कैसे हुआ, ये संभव कैसे हुआ। इतना बड़ा ऑफिसर, उसे इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी मॉस्को में। रूसी जनरल इगोर किरिलोव निशाने पर क्यों थे, ये भी आप जरा समझ लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव रूसी परमाणु सुरक्षा बल के प्रमुख थे, चीफ थे। रूस की आक्रामक परमाणु पॉलिसी बनाने की इन्हें जिम्मेदारी मिली थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहे थे। रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल डिफेंस के भी वो चीफ थे। केमिकल हथियारों का बड़ा जखीरा जमा करने का उन पर आरोप था। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने उन्हें युद्ध अपराधी घोषित किया था। एक दिन पहले ही इगोर पर यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों से हमले का भी आरोप था। यूक्रेन में केमिकल हमलों के 4800 से ज्यादा मामलों के लिए इगोर को जिम्मेदार मानता था यूक्रेन। और इसीलिए सुमित, यह सवाल अब जोर शोर से पूछा जा रहा है कि कहीं इगोर की हत्या के पीछे यूक्रेन ही तो नहीं। देखिए, बिल्कुल सवाल तो निश्चित तौर पर खड़े होंगे और अभी कहा जा रहा है कि कई जो लीडर्स हैं रशिया के वो लगातार इसका दावा भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये इस बात को भी समझिए कि पहला मौका नहीं होगा, ये दूसरा मौका होगा। इसी साल में जुलाई के अंदर भी ऐसे ही जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक बड़े सीनियर ऑफिशियल को इसी पैटर्न के ऊपर उनके घर से निकलने के बाद एक कार में TNT रखकर ब्लास्ट कर दिया गया था। वहां पर उनकी वाइफ के साथ वो भी मारे गए थे और उसके बाद उस शख्स को टर्की से पकड़ा गया और जब उसको कैप्चर किया गया या फिर उससे पूछताछ की गई तो बताया कि उसने ये सारी वारदात यूक्रेन के कहने पे किया था। तो निश्चित तौर पर तार जरूर जुड़ेंगे और रूस ये जानता है कि हर कोई देश जब भी जंग में होता है तो उसको पता होता है कि जो उसके की पोजीशंस पे बैठे जाने वाले ऑफिशियल्स हैं उनको इसी तरीके से टारगेट किया जाता है, इसलिए कोई एसर्ट्स होते हैं। लेकिन ये बड़ा लैप्स होगा समीर इस बात को लेकर कि मॉस्को में ही मौजूद दोबारा से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लगातार टारगेट किया गया और आपके इतने बड़े लेफ्टिनेंट जनरल को मार गिराया गया। बिल्कुल सही बात है, और रूसी जनरलों पर दुश्मन की पैनी नजर है, घातक नजर है, यह भी कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो जाता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक अहम खबर है, रूस बढ़ाएगा विध्वंसक मिसाइलों का प्रोडक्शन। ऑर्शनिक जैसी घातक मिसाइलें बनाएगा रूस, यह तय किया गया है। ऑर्शनिक मिसाइल का प्रोडक्शन रूस में तेज कर दिया गया है। जल्द ही ऑर्शनिक का बड़ा भंडार बनाया जाएगा रूस के अंदर। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, रूस बढ़ा रहा है अपना मिसाइल प्रोडक्शन। कितनी विनाशक जंग आगे मुमकिन है, ये देखिए। महाविनाशक जंग की तैयारी में इस वक्त रूस जुटा हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाया गया है। ऑर्शनिक जैसी विध्वंसक मिसाइलें रूस बनाएगा बड़े पैमाने पर। ऑर्शनिक मिसाइल का भी प्रोडक्शन और ज्यादा तेज कर दिया गया है रूस में। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की नई तकनीक विकसित की गई है। अधिकतम दूरी वाली मिसाइलों के परीक्षण की तैयारी में है रशिया। मॉस्को, वॉशिंगटन ने ICBM परीक्षणों से पहले एक दूसरे को चेतावनी भी दी है। अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं। रूस के सामरिक मिसाइल बलों के कमांडर सर्गेई काराकाएव ने यह जानकारी दी। और सीरिया में तख्ता पलट के बाद बशर अल असद का पहला बयान आ गया है। देश छोड़ना नहीं, लड़ना चाहता था। विद्रोहियों के खिलाफ जंग लड़ना चाहता था। हिंसा के दौरान रूसी बेस में जाकर मैंने अपनी जान बचाई, ये कहा है बशर अल असद ने। तख्ता पलट के बाद असद का यह पहला बयान है। बशर अल असद क्या कह रहे हैं अपने बयान में, यह देखिए। दमिश्क में हिंसा के दौरान रूस ने बचाया, यह उन्होंने माना है। लातिकिया में रूस के सैन्य अड्डे में उन्होंने शरण ली।
जब लातिकिया भी सुरक्षित नहीं रहा तो रूस जाने पर मजबूर हो गया। रूसी जवानों ने ड्रोन अटैक के बाद रूस भेजने का फैसला किया। यह कह रहे हैं बशर अल असद, सीरिया छोड़ना नहीं चाहता था, मैं तो लड़ना चाहता था। ये उन्होंने एक तरह से अपनी सफाई में कहा है। आगे बढ़ते हैं, गोलान हाइट्स में विस्तार करेगा इजराइल। यह खबर सामने आ रही है। बस्तियां बढ़ाने के लिए योजना को मंजूरी मिल गई है। योजना के लिए करीब 95 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो गोलान हाइट्स को लेकर इजराइल की प्लानिंग क्या है, यह बहुत हद तक सामने आई है। आपको बताते हैं कि इजराइल का मिशन सीरिया क्या है। गोलान हाइट्स में इजराइल की करीब 30 बस्तियां हैं, जिसमें 20,000 इजरायली आबादी रहती है। अमेरिका को छोड़ इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कई देशों ने अवैध कब्जा माना है। अमेरिका ने 1981 में इसे इजरायली टेरिटरी कहा था। गोलान हाइट्स में इजराइल विकास करने में जुटा हुआ है। अब इसके विस्तार के लिए नेतन्याहू सरकार ने 1.10 करोड़ डॉलर का पैकेज जारी किया है। और देखिए, अब आपको एक एक करके बताते हैं कि इजराइल के गोलान हाइट्स में पैकेज के ऐलान के बाद किस देश ने क्या रिएक्शन दिया है। पहले तो यूएई की बात। योजना से तनाव और बढ़ने का खतरा है, यह यूएई की तरफ से कहा गया है। मिस्र ने कहा है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधे सीधे वायलेशन है। सऊदी अरब ने कहा कि सीरिया की स्थिरता के लिए यह बड़ा खतरा है। कतर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह घोर उल्लंघन है। तुर्की ने कहा कि इजराइल पर कब्जा कर सीमाओं के विस्तार का आरोप सीधे सीधे तुर्की की तरफ से लगाया गया है। वहीं जर्मनी का रुख क्या है? गोलान हाइट्स सीरियाई इलाका है, इसे इजराइल छोड़े, यहां से इजराइल हटे, यह साफ तौर पर कहा गया है जर्मनी की तरफ से। और अब आपको बताते हैं कि गोलान हाइट्स इजराइल के लिए इतना अहम क्यों है। यह इलाका जो है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए, यह भी समझिए। इजराइल लेबनान और जॉर्डन की सीमाओं से यह जुड़ा हुआ है। इजराइल लेबनान और जॉर्डन की सीमाओं से यह जुड़ा हुआ है। यह इलाका जो है यह है गोलान हाइट्स। ये रहा इजराइल, इधर सीरिया, इधर आप वेस्ट बैंक और गाजा के तमाम इलाके देख सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिकली ये इजराइल के लिए निश्चित तौर पर बहुत अहम है। इजराइल के लिए गोलान हाइट्स का यही वजह है कि जबरदस्त रणनीतिक महत्व है और गोलान हाइट्स को लेकर इजराइल ने अपने इरादे बिल्कुल साफ जाहिर कर दिए हैं। अब तो गोलान हाइट्स के जरिए लेबनान पर नजर रखना उसके लिए आसान होगा और हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर गोलान हाइट्स से लगाम लगाई जा सकती है। यह भी एक बड़ी वजह है। और लेबनान की सरजमीन से हिजबुल्लाह कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रहा था इजराइल के लिए, यह तो हम सब जानते हैं। गोलान हाइट्स से गाजा में मौजूद हमास को भी मदद मिलती है और कहीं ना कहीं इसलिए भी इजराइल का इस पर निशाना है। सीरिया के एंटी इजराइल गुटों पर नियंत्रण रखने के लिए भी गोलान हाइट्स बहुत जरूरी। और आइए आगे बढ़ते हैं। भारत से दुश्मनी रखने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सत्ता खतरे में है। कनाडा के सियासी हालात कुछ ऐसे बने हैं कि ट्रूडो को कुर्सी छोड़कर जाना पड़ सकता है। पिछले 24 घंटे में कनाडा की सियासत में बड़ी उठापटक हुई है। कनाडा की उप प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और ट्रूडो की सरकार के समर्थक रहे जगमीत सिंह ने भी साफ साफ कह दिया है कि ट्रूडो को अब जाना होगा। तो ट्रूडो पर अब संकट के बादल हैं और किसी भी वक्त कनाडा से ट्रूडो को लेकर बड़ी खबर सामने आ सकती है। ट्रूडो की पार्टी से उठी उनके इस्तीफे की मांग। जी हां, पार्टी के अंदर ही अब ट्रूडो के समर्थक जो पहले थे वो अब नहीं रहे। अब कहीं ना कहीं विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। लिबरल पार्टी के सांसद चार्ट कॉलिंस की अपील, ट्रूडो को हटाकर किसी नए को मौका मिले। पार्टी के कई नेता नया प्रधानमंत्री चाहते हैं। पहले भी ट्रूडो को हटाने की बात कही गई है, लेकिन इस बार ट्रूडो का बचना बहुत मुश्किल है। और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी के सांसद चार्ट कॉलिंस ने एक पत्र लिखा है और पत्र में ट्रूडो को इस्तीफा देने की अपील की। आपको दिखाते हैं कॉलिंस ने अपने लेटर में किन बातों का जिक्र किया है, क्या डिमांड उनकी तरफ से की गई। कहते हैं, अक्टूबर में मैंने 23 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र संसद में रखा था जिसमें पीएम ट्रूडो को इस्तीफा देने और किसी नए को मौका देने की अपील की गई थी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी मांग को खारिज कर दिया गया। साफ है कि पूरा कनाडा चाहता है कि ट्रूडो इस्तीफा दें।
आज मैं फिर से निवेदन करता हूं कि जस्टिन ट्रूडो अपना पद छोड़ दें और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए नए नेतृत्व को सामने आने दें। ये इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है। और वहीं कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कनाडा की वित्त मंत्री भी थी क्रिस्टिया फ्रीलैंड। ट्रूडो सरकार में सबसे ताकतवर मंत्रियों में इनकी गिनती होती थी। 4 साल में सरकार छोड़ने वाली वो दूसरी वित्त मंत्री। और वहीं एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कनाडा के नेता जगमीत सिंह का भी बयान आया है। कनाडा की पार्टी एनडीपी के नेता हैं जगमीत सिंह। ट्रूडो पीएम नहीं बने रहेंगे, ट्रूडो को इस्तीफा देना होगा, यह जगमीत सिंह ने भी कहा। कुछ दिनों पहले तक जगमीत सिंह की पार्टी ट्रूडो की सरकार को समर्थन देती थी, लेकिन पिछले महीने उन्होंने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और अपने रुख से वो ये साफ बता रहे हैं कि अभी भी वो ट्रूडो के खिलाफ है। और अब जरा आपको यह भी बताते हैं कि हुआ क्या है कनाडा में। ट्रूडो आखिर इतने अलोकप्रिय क्यों हो गए, खुद उनकी ही पार्टी के नेता उनके खिलाफ कैसे हो गए, जरा यह भी आप समझिए। बगावत की असल वजह है क्या? कनाडा सरकार की आर्थिक नीतियों से कुछ मंत्रियों और नेताओं को आपत्ति है। जो आर्थिक नीतियां ट्रूडो सरकार की रहीं, उसका विरोध हो रहा है। बजट खर्चों, टैक्स नीतियों पर ट्रूडो और उनकी पार्टी के नेताओं में ही जबरदस्त मतभेद सामने आए और यह इस विरोध की एक बड़ी वजह है। ट्रूडो की पॉलिसीज से मध्यम वर्ग पर, देश के मिडिल क्लास पर भारी असर पड़ा, यह भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। ट्रूडो के काम करने के तरीके से उनकी ही पार्टी खुश नहीं है और इसीलिए विरोध के स्वर लगातार बुलंद हो रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के भीतर एक तरह का सत्ता संघर्ष सामने आता हम देख रहे हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, कुल मिलाकर अच्छे दिन गुजर गए जस्टिन ट्रूडो के, बुरे दिन आने वाले हैं। सत्ता में वो कब तक बने रहेंगे? इतने जबरदस्त विरोध का वो कब तक सामना करते रहेंगे? लगता क्या है? देखिए, सबको समझ में आ गया है कि ट्रूडो नाम का जहाज अब डूबने वाला है, इसलिए उनके साथी अपनी अपनी नैया लेकर बाहर निकल रहे हैं। और जहां तक ट्रूडो का सवाल है तो वो कहते हैं ना खुदा मिला ना विशाले सनम। उन्होंने कोशिश की थी कि वो एक लिबरल चेहरा बनकर दुनिया में एक वैश्विक लीडर बने। आप सोचिए, जो जगमीत सिंह आज ये भाषण दे रहे हैं कि कनाडा में महंगाई बढ़ गई है, इसी जगमीत सिंह के पार्टी का समर्थन लेने के लिए ट्रूडो ने खालिस्तानी तत्वों को इतना आगे बढ़ाया कि कनाडा और भारत के बीच आज सबसे खराब रिश्ते हैं। वाकई इकोनॉमी की बात करें तो आप सोचिए कि भारत से जो लाखों छात्र वहां पढ़ने जाते हैं, उनकी वजह से कनाडा की इकोनॉमी को कितनी मजबूती मिलती थी, लेकिन उसको भी ताक पर रख दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ा ट्रंप के जीतने के बाद। ट्रंप वैसे भी ट्रूडो को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया हम कनाडा पर 25% अलग से टैक्स लगाएंगे। कनाडा दिवालिया होने के कगार पर है अगर ट्रूडो गद्दी पर बैठे रहे। इसीलिए सब नेताओं ने तय किया है कि इससे पहले कि कनाडा कंगाल हो जाए, ट्रूडो को कम से कम गद्दी से निकाले। तो ये सब कुछ उसी के मद्देनजर चल रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारियां, ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर भारतीय नौसेना के पराक्रम से जुड़ी। भारत की जल सेना अब और भी मजबूत, दमदार और दुश्मन के लिए कहीं ज्यादा घातक होने वाली है। नेवी की क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने के लिए अब 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल युद्धपोत पर तैनात की जाएगी। इसके बाद घातक मिसाइल को परमाणु पनडुब्बी पर भी तैनात किया जाएगा। यह एडवांस हथियार प्रणाली भारत प्रशांत रीजन में नेवी की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं में कई गुना इजाफा कर देगी। डिफेंस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम नेवी की सरफेस फ्लीट से शुरू होगा। ये इसलिए क्योंकि इन युद्धपोतों में बड़े प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, जिससे हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऑपरेशन में आसानी होगी। इस शुरुआती तैनाती के जरिए नौसेना इस नई शक्तिशाली क्षमता को जल्द से जल्द अपनी ऑपरेशनल रणनीति में शामिल कर सकेगी। सबमरीन पर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की तैनाती के लिए कुछ तकनीकी चुनौतियां भी हैं, जिस पर जल्द ही काम किया जाएगा। फिलहाल नेवी की किसी भी पनडुब्बी में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की सुविधा नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए 2036 तक नई पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाने की
क्षमता रखती है। इसे हाई इंपैक्ट वाले पारंपरिक हमलों के लिए डिजाइन किया गया। हाल ही में इन मिसाइलों का परीक्षण भी किया गया है, जिसमें इस मिसाइल ने अपनी क्षमता और काबिलियत साबित की है। यह मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना की दूसरी हथियार प्रणालियों को भी ऑपरेशंस के दौरान सपोर्ट करेगा, जिनमें लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल है। तो लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस मिसाइल से हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, 6200 किलोमीटर पर आवर, जो साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे खास बात यह है कि तेज स्पीड, लो ट्रैजेक्टरी यानी कम ऊंचाई पर उड़ान की वजह से इन्हें किसी भी रडार से पकड़ पाना नामुमकिन होता है। इसी वजह से इन्हें दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार नहीं पाता। हाइपरसोनिक मिसाइलें कई टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं। ये मिसाइलें 480 किलोग्राम के परमाणु हथियार या ट्रेडिशनल हथियार भी ले जा सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी यानी हवा में रास्ता बदलने में माहिर होती हैं। इससे ये जगह बदल रहे टारगेट को भी निशाना बना सकती हैं, पीछा करके मारती हैं। इस क्षमता की वजह से इनसे बच पाना मुश्किल हो जाता है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी से। संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संभल से लेकर बरेली तक इन दिनों विवाद ही विवाद है। संभल में 46 साल बाद एक मंदिर मिला, फिर वहीं पर कई कुएं मिले। खुदाई के दौरान कुएं से भगवान की मूर्तियां मिली। कुएं की खुदाई का काम आज भी जारी रहा। उधर यूपी के बरेली में नाथ कॉरिडोर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नाथ कॉरिडोर के रास्ते में लगाए गए हिंदू प्रतीक चिन्हों का विरोध भी हो रहा है। और इस बीच संभल में कुएं की खुदाई का काम अभी भी जारी है। नए मिले कुएं की अब खुदाई की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें। संभल में कल 2 नए कुएं मिले थे। 2 में से एक कुएं की खुदाई का काम जारी है। संभल में अब तक कुल 3 कुएं मिल चुके हैं। और इस बीच संभल में आज भी हटाया जा रहा है अतिक्रमण। मंदिर के पीछे के एक मकान का जो अतिक्रमण था उसे हटाया जा रहा है। मकान मालिक खुद ये एनक्रोचमेंट हटवा रहे हैं। मंदिर के पीछे बनाए गए मकान को दरअसल नोटिस भी प्रशासन की तरफ से दिया गया था। उसके बाद मकान मालिक ने यह कहा कि मैं खुद ही ये एनक्रोचमेंट यानी 2.5 फीट का जो छज्जा आगे किया गया था उसे तोड़वा रहा हूं। तोड़वाने की कार्रवाई शुरू भी हो गई। मंदिर से सटे हुए मकान में जो अतिक्रमण किया था उसको खुद मकान के मालिक अकील अहमद हटा रहे हैं। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील जी, कितने साल से आपका मकान बना हुआ है? सन 2000 में हमने मकान बना लिया था ये। अच्छा। और बैंक से लोन लेकर मंगाया था, बनाया था हमने। 75 लाख रुपए हमें बैंक का भी देना है। तो ये उस वक्त मंदिर यहाँ पे था, उस जगह थी यहाँ पे, क्योंकि 4 फुट का एक गैलरी यहाँ पे वो होता था, परिक्रमा मार्ग। कोई गैलरी नहीं थी, बिल्कुल सेम यही था। और जो जिन लोगों के पास चाबी थी उन लोगों ने भी इस बात की तहकीकात की है। मतलब उन्होंने भी तारीफ किया है कि ये जो मंदिर जैसा था, जिस पोजीशन में था वैसा ही है। अच्छा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर घूम रही हैं। हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। विपक्ष का मतलब हर बात पर बुराई करना नहीं होता। ये देखिए, ये तस्वीर कल की है जब प्रियंका गांधी पैलेस्टाइन लिखा बैग लेकर संसद भवन पहुंची थी। आज इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए। और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं,
उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, और नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का।